वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल मिस्टिकल फिजिक्स में। तो इस चैनल में हम लोग फिजिक्स के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। क्लास 11th और क्लास 12 कंप्लीट हम यूट्यूब पे लेक्चर्स लाएंगे जहां पे हम लोग फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, फिजिक्स क्या है? इट इज अ टूल बॉक्स ऑफ द यूनिवर्स। मीन्स यूनिवर्स के लॉज, कॉन्सेप्ट, ये जो जादुई दुनिया हमारे अगल बगल है, इनके बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम किनकी मदद से सॉल्व करते हैं? फिजिक्स की मदद से हम लोग उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो वी विल एक्सप्लोरिंग फिजिक्स टुगेदर, जैसे साथ में मिलकर पढ़ेंगे और साथ में ही आगे बढ़ेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने गुरुओं को प्रणाम करते हैं। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही भगवान है, शंकर है, गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। आइए मिलते हैं कुछ गुरु से जो हमारे भारत में पढ़ा रहे हैं। उनके पास बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, कई स्टूडेंट्स को गाइड किया है। मैं उनसे सीखता हूँ और मैं उनके सामने बहुत ही छोटा हूँ और एक कोशिश मेरी तरफ से है कि मैं भी उनके जैसा बन सकूं और जो चीज उनसे सीखी है मैं आपको वो दे सकूं। तो हमारे एक सर हैं नीलमणि श्रीवास्तव, इनको प्यार से बच्चे एनएमएस सर बुलाते हैं। फिर सचिन सर हैं, ये पाथ फाइंडर की एक बुक आती है फिजिक्स में, काफी फेमस है, उनके को ऑथर हैं। फिर नितिन विजय सर को कौन नहीं जानता, इनको प्यार से हम एनवी सर बुलाते हैं। ओके, इसके बाद हमारे मनीष राज सर हैं, इनको प्यार से बच्चे एमआर सर बुलाते हैं। हम बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट बताते हैं, शॉर्टकट मेथड्स बताते हैं कि आप ऑप्शन से कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं। बहुत प्यारे टीचर्स हैं, बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनत करते हैं। इसी तरह से राजवंश सर हैं, ये भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और इनका मस्त जिम का कहानी सुनाते हैं। इनकी बॉडी एकदम मस्त और बहुत ही बढ़िया टीचर है, मतलब आपको एकदम मजा आ जाएगा इनसे पढ़ने के लिए। फिर उसके बाद हमारे मोहित सर हैं, एडुनिटी में पढ़ाते हैं, ये भी बहुत मेहनती हैं, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए इन्होंने, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं इनके बारे में। इसी तरह से हमारे जनार्दन सर हैं, एडवांस में पढ़ाते हैं, ये फिजिक्स सर जी नाम से इनका चैनल है। फिर नितिन सचान सर है, इंडियन स्कूल ऑफ फिजिक्स में। ये सब बहुत बढ़िया बढ़िया टीचर, इनके पास कई सालों का एक्सपीरियंस है। आप किन्हीं भी एक टीचर्स को पकड़ लीजिए, आप उनसे पूरा पढ़िए, आपका एग्जाम निकल जाएगा। और भी बहुत सारे टीचर हैं जिनका मैंने यहाँ पर नाम नहीं लिया है, जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं फिजिक्स पढ़ाने में, बच्चों को फिजिक्स में इंटरेस्ट जगाने में, ताकि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल सके और हमारे भारत को टेक्नोलॉजी वाले क्षेत्र में आगे ले जा सके। तो मैं एक और टीचर का नाम लेना चाहूंगा जो वर्ल्ड स्टेज पे काफी फेमस हैं। उनका नाम है वॉल्टर लेविन सर। ये एमआईटी यूएसए में पढ़ाते थे, अब रिटायर हो चुके हैं। इन्होंने पहली बार फिजिक्स में आप देखेंगे जो कॉन्सेप्ट समझाया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू पूरे क्लास में समझा। बहुत ही इंटरेस्टिंग इनके लेक्चर्स हैं, यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, वहां पे जाके आप इनको देख सकते हैं। इन्होंने बहुत फेमस कोट बोला था कि टीचर्स हु मेक फिजिक्स बोरिंग आर क्रिमिनल्स। एकदम राइट वर्ड है। जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तो मैंने ये महसूस किया है कि आप अगर फिजिक्स को इंटरेस्टिंग नहीं बना सकते हैं तो आपका टीचर होने का कोई मतलब नहीं है। ओके, तो आप इनके लेक्चर्स देख सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये मेरे मेंटर एंड गाइड है। आज के टाइम में भी मेरे को बहुत सारे जो डाउट्स होते हैं मैं इनके पास जाता हूँ, इनसे डिस्कशन करता हूँ। बहुत ही प्यारे टीचर्स हैं, बहुत डाउन टू अर्थ है। इनसे आप कभी भी कोई भी डाउट पूछिए, ये तुरंत आपको रिप्लाई करते हैं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इनके पास भी काफी सालों का टीचिंग एक्सपीरियंस है। इन्होंने बुक्स भी लिखी हुई है फिजिक्स की। एक अभी रिसेंटली इनकी बुक आई है थर्मल फिजिक्स के ऊपर, जिसमें वेव, थर्मोडायनेमिक्स ये है। वो आप देख सकते हैं। बाद में किसी दिन मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा कि इनके बुक का लिंक कहाँ पे। ये एस्पायरेंट आईआईटी एकेडमी में पढ़ाते हैं, वहां पे टीचर, बहुत ही अच्छे टीचर्स हैं, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है इनका। तो आइए सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करते हैं, ताकि हम जो ये काम मैंने जो स्टार्ट किया इसमें कोई विघ्न ना हो, या जो हमने तैयारी स्टार्ट की उसमें हमारा कोई भी विघ्न ना हो। श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय, सूर्य कोटि संप्रभा, निर्विघ्नं करो मे देवा, सर्व कार्येषु सर्वदा। घुमावदार सूंड वाले, विशाल शरीर काय, करोड़ सूर्य के समान महान प्रतिभाशाली, मेरे प्रभु हमेशा मेरे सारे कार्य बिना विघ्न के पूरा करने की कृपा करें। और सब पे मेरे सारे स्टूडेंट्स या जो मेरे चैनल से सीख रहे हैं उन पे भी कृपा रहे। आइए अब हम लोग अपने नॉलेज के जो देवी हैं उनकी भी एक स्तुति कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी,
विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धि भरवतु मे सदा। हे सबकी कामना पूर्ण करने वाली माता सरस्वती, आपका नमस्कार करता हूँ। मैं अपनी विद्या ग्रहण करना आरंभ कर रहा हूँ, मुझे इस कार्य में हमेशा ही सिद्धि मिले। ये मैं सारे स्टूडेंट्स की तरफ से स्तुति करना चाहता हूँ जो हमारे स्टूडेंट तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं, पढ़ाई करना स्टार्ट कर रहे हैं 11th में, उनके ऊपर आपकी विशेष कृपा रहे। तो सरस्वती माता जी को मेरा नमन है। आगे चलते हैं। तो कुछ मेरे बारे में कि मेरा नाम क्या है, मैंने कहाँ से क्या पढ़ाई की है और क्या है, अबाउट मी एंड माय प्रोफाइल। तो ये मेरा एक छोटा सा प्रोफाइल है। मेरा नाम अबीर रॉय है, मैं मिस्टिकल फिजिक्स चैनल से जुड़ा हुआ हूँ। तो मैंने पीएचडी अपना 2021 में खत्म किया था एमएनआईटी इलाहाबाद में। एमटेक भी एमएनआईटी इलाहाबाद से। बीटेक के बाद एक गेट एग्जाम होता है, वो क्वालिफाई करने के बाद आप एमटेक हायर स्टडीज में जा सकते हैं। तो वहां से मैंने कोर्स में एडमिशन लिया था एमएनआईटी इलाहाबाद से। तो वहां पे मैंने 2021 में खत्म की थी अपनी पीएचडी। उसके बाद से मैं फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट किया। कुछ साल मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में था, बट वहाँ पे थोड़ा सा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का आजकल डाउनफॉल स्टार्ट है। मैक्सिमम लोग आपको सीएससी में मिल जाएंगे। तो मैंने वहाँ से अपना करियर चेंज करके फिजिक्स को पकड़ा। और जैसे मैंने फिजिक्स को पढ़ाना स्टार्ट किया, मुझे बहुत इंटरेस्ट आया फिजिक्स में। जब आप इसके कॉन्सेप्ट समझ आते, पहले मुझे बहुत बोरिंग लगता था जब मैं सवाल लगाता था, तो मेरे को लगता था मेरे से सवाल नहीं लगेंगे। मैं एक एज ए स्टूडेंट भी आपको गाइड करूंगा कि मैंने क्या फेस किया था जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। क्योंकि आप अगर देखेंगे मेरे इंटरमीडिएट और पीएचडी में काफी टाइम गैप है, टाइम लैप्स है, दैट इज 2003 से 2021। इतने सालों बाद जब मैंने दोबारा पढ़ना स्टार्ट किया, सवाल लगाने स्टार्ट किए एक एक, तो स्टार्टिंग में मुझे बहुत बोरिंग लगता था कि यार क्या कॉन्सेप्ट है, लग नहीं रहा। पर जिस दिन से वो कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो रहे हैं, फिर आप उसको बार बार पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, बार बार लगाना स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप फिजिक्स में मैं गारंटी देता हूं कि आपको इंटरेस्ट आएगा ही आएगा। तो मेरा पैशन क्या है, लर्निंग फिजिक्स एंड गाइडिंग स्टूडेंट्स टू फॉल इन लव विद फिजिक्स। फिजिक्स से वो प्यार कर सके, वो समझ सके फिजिक्स इतना डरावना नहीं है। क्योंकि मैं जब पढ़ाता हूँ तो मेरे को यही शिकायत सुनने को मिलती है कि फिजिक्स सबसे ज्यादा टफ लगता है। पर धीरे धीरे जब आप उसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे तो आपको फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आने लगेगा, ये गारंटी मेरी है। तो चलिए आगे चलते हैं। लेट्स बिगिन दिस जर्नी एंड चेरिश द जर्नी मोर देन डेस्टिनेशन। मतलब ये जो जर्नी है जो हम पढ़ेंगे पूरे 2 साल तक, इसको एंजॉय करिए। डेस्टिनेशन में क्या हुआ, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकला नहीं निकला, यकीन मानिए जो मेहनत आप अभी करेंगे उसका कभी ना कभी आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। तो डेस्टिनेशन के बारे में ना सोचते हुए अभी आप अपना 100% दीजिए और पूरी मेहनत करिए। ओके, तो आप थोड़ा सा इंट्रो दूंगा मैं फिजिक्स का क्या है क्या नहीं। जैसे ओरिजिन ऑफ साइंस एंड साइंटिफिक मेथड किसको बोलते हैं, तो जो ये साइंस वर्ड है ये ओरिजिनेट हुआ लैटिन वर्ड सिंकिया से, जिसका मतलब होता है जानना, टू नो। तो साइंस क्या है, जो पहले से चीजें उसी को हम लोग एक्सप्लोर करते हैं, जानते हैं उसको, लॉस को एक्सप्लेन करते हैं एक्सपेरिमेंट से, ये सारी चीज। जैसे कि किसी ने देखा होगा आसमान नीला ही क्यों होता है, सोचा है आसमान नीला क्यों? तो इसका आंसर हमें किसने दिया था, लॉर्ड रेलेग और सर रेमन के स्कैटरिंग इफेक्ट से, रेलेग स्कैटर्ड लाइट से एक्सप्लेन किया था कि हमें नीला ही क्यों दिखता है। तो ये पूरा एक मेथड है जहाँ पे आप देखते हैं कि पहले हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं कि ऐसा ही क्यों है, फिर उसका हाइपोथेसिस मतलब एक्सप्लेन करने की कुछ थ्योरीज देते हैं, कुछ लॉज देते हैं, फिर उस लॉज के बेस के ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस एक्सपेरिमेंट से कुछ मीनिंगफुल एनालिसिस निकाल के लास्ट में हम कंक्लूड कर देते हैं। तो इट इज ऑल अबाउट साइंटिफिक मेथड। ओके, तो व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड एंड फिजिकल लॉज ऑफ नेचर। नेचर में बहुत सारे लॉज या ऑब्जर्वेशंस मिलते हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एटम्स, फिर रोटेशन ऑफ अर्थ। ये सारी जो कॉन्सेप्ट है ये हम लोग फिजिक्स की मदद से सॉल्व करते हैं। तो इसी में जो हम लोग लॉज, वेरियस लॉज पढ़ते हैं, वो सब हम किस में क्लब करेंगे, दैट इज फिजिक्स में। ओके, तो आगे देखते हैं थ्योरेटिकल अप्रोचेस क्या होती है फिजिक्स को सॉल्व करने के लिए। 2 अप्रोचेस आपको मिलते हैं, कि यूनिफिकेशन और एक है रिडक्शनिज्म। दोनों का जो मीनिंग है वो इनके नाम से ही क्लियर है। यूनिफिकेशन मतलब हम 2 कॉन्सेप्ट को यूनिफाई करेंगे और उनको सिंगल सेट ऑफ कॉन्सेप्ट से समझाएंगे। जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म पहले अलग अलग समझा जाता था, बट बाद में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल आए, उन्होंने बताया ये अलग नहीं है, ये फिनोमेना इंटर रिलेटेड है। तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म को क्लब करके हम
नया कॉन्सेप्ट देख सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसमें हम दो अलग अलग कॉन्सेप्ट को जोड़ के सिंगल सेट ऑफ लॉज से एक्सप्लेन कर सकते हैं। रिडक्शनिज्म क्या होता है, मतलब अगर हमें पूरे की जानकारी चाहिए, होल इज अंडरस्टैंडिंग बाय इट्स पार्ट्स, तो हमें अगर पूरे को जानना है तो उसके पार्ट को जान लीजिए तो आप पूरे को एक्सप्लेन कर पाएंगे। जैसे कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर अगर हमको समझना है तो हम पहले एटम्स और उनके इंटरेक्शन को पढ़ लें, तो हम फिर उसके बाद किसी मटेरियल को ऐसे क्यों बिहेव करता है कि स्टील इतना हार्ड क्यों, तो वो सब हम उसके एटम्स और उनके इंटरेक्शंस के मॉलिक्यूलर लेवल में समझ के हम एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो ये एक वो हो गया। इसके बाद स्कोप ऑफ फिजिक्स कहाँ पे है? फिजिक्स हम 3 स्केल्स पे लगा सकते हैं। स्केल्स मतलब जो स्टडीज होती है एट वेरियस साइज। तो जैसे आप पहला देख रहे हैं माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना, जैसे एटॉमिक लेवल पे, जैसे हम एटम्स, इलेक्ट्रॉन, क्वार्क, क्वांटम मैकेनिक्स, तो ये सब क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना। इसके बाद मीजोस्कोपिक फिनोमेना, सिस्टम बिटवीन एटॉमिक एंड बल्क स्केल, दैट इज नैनोटेक, क्वांटम डॉट्स, मतलब जो ना बड़े हैं ना बहुत छोटे हैं, बीच का है, उन्हें कहते हैं मीजोस्कोपिक फिनोमेना। लास्ट में आपका माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना। माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना में आप देख रहे हैं कि जो हम प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं, गैलेक्सीज के बारे में पढ़ते हैं, बॉडीज के मोशन के बारे में पढ़ते हैं, वो सब किस में आ जाता है? माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना में आ जाते हैं। ओके, आगे चलते हैं। तो फंडामेंटल कुछ फोर्सेज इन नेचर के, बस एक थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, हमें पता है कि दो बॉडी आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, तो उन्हें कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी तरह से दो चार्जेस एक दूसरे में अट्रैक्ट या तो रिपल करते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स। इसी तरह से मैग्नेट भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, तो उन्हें कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स, और दोनों को कंबाइन कर देंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसी तरह से न्यूक्लियर फोर्स होता है, हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता रहता है, तो किस फोर्स की वजह से एटम के न्यूक्लियस के साथ बनना है, उसे है न्यूक्लियर फोर्स। इनको फंडामेंटल फोर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि जो नेचर में मैक्सिमम फोर्स हमें जो मिलते हैं वो इन्हीं सब फोर्सेस के कॉम्बिनेशन होते हैं, तो इसीलिए इनको बोला गया फंडामेंटल। जैसे कि एक बिल्डिंग हम बनाना चाहें तो उसमें कुछ फंडामेंटल मटेरियल्स पड़ते हैं, जैसे कि आपके ब्रिक्स हो गए, स्टैंड हो गए। तो इसी तरह से जो फोर्सेस हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें कुछ फंडामेंटल फोर्सेस की जरूरत पड़ती, तो ये वो फोर्सेस कहलाते हैं। ओके, अब देखते हैं हम लोग ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो कुछ ब्रांचेस जैसे कि एलिमेंट्री ब्रांचेस, बहुत सारे क्लासिफिकेशन हो सकता है, बट एज अ इंटरमीडिएट लेवल में हमारे ये कुछ क्लासिफिकेशन है जिसके अंदर हम अपने फिजिक्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे पहला है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में नॉर्मली हम स्टडी ऑफ मोशन, फोर्सेज, एनर्जी, न्यूटन लॉज, इनके बारे में एक्सप्लेन करते हैं और पढ़ते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में हम जैसे कि हीट का इफेक्ट क्या होता है, एनर्जी कैसे कंजर्व होती है एक दूसरे, दैट इज वर्क, और हीट में कैसे कन्वर्ट होती है, उनके बारे में पढ़ना। फिर वेव्स एंड ऑसिलेशन, कुछ पीरियोडिक मोशंस है, जैसे पीरियोडिक मोशंस की बात करें कि रोटेशन ऑफ अर्थ है, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ है, क्लॉक का रोटेशन, ये सब क्या है? पीरियोडिक। फिर जैसे मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, साउंड वेव तो कैसे सुनाई देता है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे वेव्स एंड ऑसिलेशन वाले पार्ट में। फिर आता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जहां पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और उन दोनों का इंटरेक्शन कैसे होता है एक दूसरे से, वो पढ़ेंगे। फिर आता है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में बेसिकली हम लोग स्टडी ऑफ लाइट एंड इट्स बिहेवियर, लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, आपने सुना है, ये सारी चीज हम ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। फिर आता है लास्ट में मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में हम क्वांटम मैकेनिक्स, ये सब आते हैं, रिलेटिविटी, एटॉमिक, न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में। हम तो क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा एडवांस लेवल है। रिलेटिविटी थ्योरी भी बहुत ज्यादा एडवांस लेवल है। तो हम नॉर्मली छोटे छोटे टॉपिक जैसे एटॉमिक लेवल पे, फिर न्यूक्लियर लेवल पे, फिर थोड़ा सा सेमी कंडक्टर, ये सारा चीज हम कवर करेंगे मॉडर्न फिजिक्स में। ओके, तो लेट्स वॉच द ट्रेलर ऑफ द फिजिक्स कोर्स एट मिस्टिकल फिजिक्स, कि क्या क्या हमें मिलेगा और कैसे करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा मीम के थ्रू मैं समझाना चाहता हूँ कि कैसे चलता है हमारा। तो स्टार्टिंग में हमारा माइंड क्या बोलता है, आप पढ़िए इसको, आएगा ना फिजिक्स पढ़ने, डरेगा तो नहीं। स्टार्टिंग में होता है कि डर लगता है कि इतना ज्यादा चैप्टर्स, इतने ज्यादा कॉन्सेप्ट, फिर लोगों ने डराया रहता है कि फिजिक्स बहुत हार्ड है, तो उसकी वजह से हमारा दिमाग कहता है यही चीज। फिर उसके बाद हमारा हार्ट हमसे क्या बोलता है धीरे धीरे, कि सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, ठीक है, पढ़ना स्टार्ट करना है। ओके, उसके बाद जब आप 2 साल तक पढ़ लेंगे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, तैयारी करके, ईमानदारी के साथ, तो आपको कैसी फीलिंग आएगी? शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है। जैसे मैं, ये फिट बैठता है मेरे ऊपर, स्टार्टिंग में मजबूरी में किए थे बट अब मजा आ रहा है। और रियली ये आपके साथ भी होगा, जब आप कॉन्सेप्ट के साथ फिजिक्स पढ़ लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, तो आपको बहुत मजा आने वाला है फिजिक्स सब्जेक्ट में। ओके,
तो जब ये स्लाइड मैंने अभी क्यों डाली है कि जब मैं पढ़ाना स्टार्ट किया था या मैंने खुद फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट किया जब दोबारा गैप के बाद, तो मेरे को कनेक्ट करने में बहुत प्रॉब्लम आई कि एनसीईआरटी बुक इज द बेस्ट बुक, उसमें जो चैप्टर का क्लासिफिकेशन है वो बहुत ही बेहतरीन है। तो उसमें पहला चैप्टर क्यों रखा गया, उसके बाद दूसरा ही चैप्टर वैसे ही क्यों है, छठा चैप्टर पहले क्यों नहीं आया। तो एक सीक्वेंस, एक कनेक्ट चैप्टर्स के साथ अपनापन होना चाहिए कि ये चैप्टर इसके बाद ही हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है इसमें, क्यों पढ़ना है। तो जब आप वो कनेक्ट कर पाएंगे तो पूरी पिक्चर हमारे दिमाग में बनेगी कि पूरे फिजिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आइए क्लास 11 के कुछ चैप्टर्स देखते हैं और हम उनको किस किस कैटेगरी में पढ़ेंगे। आइए, जैसे पहला पार्ट है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। यहाँ पे मैं स्टार्ट करूंगा चैप्टर 1 दैट इज फाउंडेशन। यहाँ पे हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। जो हम क्लास 10 तक पढ़ते हैं वो प्लस थोड़ा सा एक दो टॉपिक और जो हमने नहीं पढ़ा है दैट इज डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। बाकी सारी चीजें हम क्लास 10 तक पढ़ते हैं और उसको भूल जाते हैं, तो वही चीज हम लोग दोबारा बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे। तो जितना आपका ये फाउंडेशन स्ट्रांग होगा, जैसे कहते हैं कि हमें एक बिल्डिंग बनानी है, तो अगर फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तो उतनी ही बिल्डिंग मजबूत होगी। तो जितना आपका बेसिक मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे तो उतना ही आपका फिजिक्स भी स्ट्रांग हो जाएगा। फिर सेकंड चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जैसे फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, डायमेंशन क्या है। बिना इसके हम आगे के चैप्टर्स में चीजों को डिफाइन नहीं कर पाएंगे, ना ही सॉल्व कर पाएंगे। तो ये सबसे फाउंडेशन क्लास में जाते हैं। तो पहला पार्ट में ये हो गया। सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या पढ़ते हैं, मैकेनिक्स के बारे में। मैकेनिक्स 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, दैट इज मैकेनिक्स ऑफ पॉइंट मास, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, फिर लास्ट में है मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज। तो मैकेनिक्स ऑफ पॉइंट मास में हमारा जो कंसिडरेशन रहेगा कि जब हम ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे तो उनको हम मान के चलेंगे पॉइंट मास है। पॉइंट मास का मतलब कि जो कंपैरेटिव टर्म है, मतलब ये नहीं है कि उसका साइज जीरो, उसका साइज रह सकता है, बट किसके रिस्पेक्ट में आप वो साइज देख रहे हैं दैट मैटर्स। कि अगर जैसे मान लीजिए मेरे को एक कार का वेलोसिटी देखना है या कार का डिस्प्लेसमेंट देखना है, तो जो वो डिस्प्लेसमेंट है वो कार के साइज से काफी बड़ा है, तो हम लोग कार को क्या बोलेंगे, पॉइंट मास है। ओके, तो इसमें हमारे कितने आते हैं, 6 चैप्टर्स आते हैं इस पहले में। दैट इज चैप्टर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इनको हम लोग काइनेमेटिक्स ऑफ 1D मोशन भी बोलेंगे। हमने बोला कि हमारा जो मोशन होने वाला है वो केवल स्ट्रेट लाइन में होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग केवल मोशन को पढ़ेंगे विदाउट देयर कॉज, कि उस मोशन को करने वाला कौन है, करने वाला कौन है उसको यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, उसके इफेक्ट क्या है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब कॉन्सेप्ट हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन में रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है चैप्टर 4 दैट इज मोशन इन अ प्लेन, काइनेमेटिक्स 2D। तो यहाँ पे हम लोग 1D से उठ के कहाँ चले जाएंगे, 2D। 2D को कैसे समझ सकते हैं कि दो 1D को अगर मिला दिया जाए तो बन जाता है 2D। तो अगर आपने 1D मोशन दैट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अच्छे से पढ़ा है तो आपको 2D में दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे हम लोग इसको बोलते हैं काइनेमेटिक्स 2D भी बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग वेक्टर स्टार्ट करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे, थोड़ा सा सर्कुलर मोशन का काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे। उसके बाद चैप्टर 5 आता है लॉज ऑफ मोशन। इसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक्स वर्ड से डिस्क्राइब करते हैं। और यहाँ पे हम लोग कॉज ऑफ मोशन भी पढ़ेंगे साथ में, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन के अलावा, क्यों उस मोशन को करने वाला फोर्स कौन है या तो टॉर्क कौन है। तो लॉज ऑफ मोशन में हम लोग पढ़ेंगे दैट इज कॉज ऑफ मोशन भी। तो इसमें सबसे मेन आपका रहेगा न्यूटन लॉज और उसके एप्लीकेशन। उसके बाद चलते हैं चैप्टर 6 में। चैप्टर 6 में हम देखेंगे वर्क एनर्जी पावर, चैप्टर का नाम है। वहां पे हम लोग मोशन और एनर्जी के कॉन्सेप्ट को मिलाएंगे, जैसे कि वर्क क्या होता है, कांस्टेंट फोर्स के द्वारा वर्क क्या होता है, या वर्क हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, रिलेशंस क्या है, फिर पावर क्या है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद आते हैं अपने सेकेंड ब्लॉक में दैट इज मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। हमने यहाँ पे पॉइंट मास के पढ़ा, एक पार्टिकल के बारे में पढ़ा, पर अगर मेरे पास बॉडी का पढ़ना हो, एक बॉडी कंसिडर करता हूं तो बॉडी कैसे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है, तो इसलिए वर्ड आया सिस्टम ऑफ पार्टिकल। और रिजिड बॉडी ये बोला कि उस बॉडी में कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होगा फोर्स लगने के बाद। तो उसमें हमारे 2 चैप्टर उस कैटेगरी में आते हैं, दैट इज चैप्टर 7 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। तो यहाँ पे हम लोग डील करेंगे एक पूरे बॉडी से जो कि कलेक्शन होता है मल्टीपल पार्टिकल्स का। यहाँ पे कौन कौन से कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जैसे सेंटर ऑफ मास, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। उसके बाद आता है चैप्टर 8 दैट इज ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ेंगे,
फिर आपके न्यूटन लॉज अप्लाइड टू द ऑर्बिट कैसे अप्लाई करते हैं, रोटेशनल एंड एनर्जी, इन सब के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा अगर अर्थ रोटेट करता है या रिवॉल्व करता है तो वहां पे कौन कौन सी एनर्जी काम करती है। सैटेलाइट अर्थ पे भेजना हो तो उसको कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी, एस्केप वेलोसिटी, ऐसे बहुत सारे टर्म है जो हम ग्रेविटेशन में यहाँ पे भी हम लोग मान के चलेंगे दैट बॉडी इज अ कलेक्शन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो यहाँ पे भी बॉडी हमारी रिजिड रहेगी। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन यहाँ पे आपका वैलिड होगा, तो कैसे वैलिड होगा वो सारी चीज, एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे आएगा, तो वो सारी चीज हम ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे। फिर आते हैं हमारे थर्ड पार्ट में इसमें, दैट इज मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज। अब हम मान के चलेंगे जब हम ये जो एक्चुअल वर्ल्ड है उसमें कोई भी बॉडी रिजिड नहीं रहती, तो जब उस पर फोर्स लगता है कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन होते ही होते हैं, तो वो हम लोग क्लब करेंगे मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज में। यहाँ पे दो चैप्टर्स आपको मिलेंगे, दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, जो कि डील करेगा कि सॉलिड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है अगर हम उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेज लगाते हैं। यहाँ पे स्ट्रेस, पेन, इलास्टिसिटी, इन सब चीज के बारे में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि रबड़ ज्यादा इलास्टिक होता है कि आपका स्टील ज्यादा इलास्टिक होता है। बहुत फेमस क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, आपको इंटरव्यूज में भी कोई पूछ लेगा या तो आपको रिटन एग्जाम में भी आता है। नेक्स्ट सॉलिड्स पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्लूइड के बारे में, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड की प्रॉपर्टीज क्या होती है, या फ्लूइड को कैसे डिफाइन करते हैं, उसमें जैसे कॉन्सेप्ट आएगा प्रेशर, विस्कोसिटी, बायोंसी, हम तैरते क्यों हैं, हम डूब क्यों जाते हैं, फिर मच्छर पानी में तैर कैसे पाता है, ऐसे बहुत सारी चीजें, बॉल हवा में स्पिन कैसे करती है, एरोप्लेन हवा में उड़ता कैसे। तो यहाँ ये सारे कॉन्सेप्ट हम कहाँ पे पढ़ेंगे, फ्लूइड्स में। ओके, तो ये पार्ट हमारा यहाँ पे ओवर होता है, दैट इज पार्ट 2 मैकेनिक्स। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, पार्ट 3। पार्ट 3 कहलाता है थर्मल फिजिक्स। तो थर्मल वर्ड से मतलब ही क्लियर है कि टेम्परेचर का रोल यहाँ पे आने लगेगा। तो पहला चैप्टर जो हमारे पास है वो है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मतलब मैटर के ऊपर अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं या हीट दें तो उनपे क्या इफेक्ट होता है, एक्सपैंड होता है कि कॉन्ट्रैक्ट होता है टेम्परेचर कम करने पे। तो हम लोग मैकेनिक्स से थर्मोडायनेमिक्स की तरफ बढ़ेंगे। तो पहला चैप्टर हो जाएगा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। वो पढ़ने के बाद फिर हम आएंगे थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर। थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली हम हीट, वर्क, इंटरनल एनर्जी, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैसे है, रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है, एसी कैसे काम करता है, एनर्जी और वर्क में क्या रिलेशन होता है, ये सारी चीज हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। उसके बाद वाला चैप्टर आएगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स में जो लॉज है वो वैसे क्यों बिहेव कर रहा है, और माइक्रोस्कोपिक उसका एक्सप्लेनेशन देंगे कि अगर हम बात करें उसकी इंटरनल एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी कैसे बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ती है। तो रिलेशंस देखेंगे कि हम कि गैस के माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या हो रहा है। तो ये दो चैप्टर आपको साथ में पढ़ने पड़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। जब आप ये दोनों चैप्टर साथ में पढ़ लेंगे तो उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो कई बार होता है कि थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का एक्सप्लेनेशन चाहिए रहता है या उसके कॉन्सेप्ट हमें चाहिए रहते हैं। तो इसलिए ये दो चैप्टर साथ में पढ़ेंगे हम लोग, और उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद लास्ट पार्ट आता है मैकेनिक्स ऑफ पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशंस को अलग से रखा जाता है कि कुछ मोशंस पीरियोडिक इन नेचर होते हैं। जैसे मैंने पहले भी स्टार्टिंग में लेक्चर में समझाया कि जैसे मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, या रोटेशन ऑफ अर्थ, क्लॉक का मोशन, ऐसे बहुत सारी चीजें, वो पीरियोडिक मोशन कहलाता है। उसमें भी एक स्पेशल कैटेगरी होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसके ऊपर पूरा चैप्टर बना हुआ है। तो ये हम उसी में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है वेव। वेव में जैसे मैकेनिकल वेव, साउंड वेव, ट्रांसवर्स वेव, या इसमें ऑसिलेशन के कॉन्सेप्ट आपके कंटिन्यू होंगे। तो जितना ऑसिलेशन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो वेव्स में वही सारे कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत लगेंगे, तो उसके कॉन्सेप्ट हमारे चैप्टर 15 में भी लगेंगे। तो ये पूरा समअप हो जाता है हमारे पास किसका, क्लास 11 का। ओके, आई सपोज कि आपको थोड़ा सा फील आया होगा कि हम लोग कहाँ पे क्या क्या पढ़ेंगे फिजिक्स में क्लास 11 में। सॉरी, अब चलते हैं हम क्लास 12 में। ओके, तो 12 का क्लासिफिकेशन बड़ा टफ था, उसको अच्छे से क्लासिफाई करना कि कौन सा क्या चैप्टर। कुछ चीजें हो सकता है कि आपको अभी नहीं समझ में आएगा कि क्यों वैसा है, बट हम लोग एक चैप्टर का क्लासिफिकेशन कर लेंगे कि हमें कहाँ पे क्या क्या पढ़ना है, ताकि आपके दिमाग में एक माइंड मैप तैयार होगा कि हमें क्यों ऐसा पढ़ रहे हैं और किस सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं। तो ये वो क्लासिफिकेशन है, दैट इज पार्ट 1 कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेट। तो यहाँ पे जो पहला इसका क्लासिफिकेशन होता है दो, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अभी स्टैटिक हमने पढ़ा था मतलब रेस्ट, ठीक है, स्टैटिक वर्ड का मतलब क्या था, रेस्ट। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक चार्जेस है वो रेस्ट पे रहेंगे,
और जो चार्जेस रेस्ट पे रहते हैं वो अपने अगल बगल क्या क्रिएट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड तैयार होती है बॉडी के अराउंड, इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी तैयार होती है। पर यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, जो चार्जेस है वो कहाँ पे रहेगा, रेस्ट पे। यहाँ पे हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, और फिर आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, फिर कैपेसिटेंस क्या है। तो इसमें दो चैप्टर आते हैं आपके, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, और सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ओके, तो ये दो चैप्टर काफी मिलते जुलते। अगर आपने ग्रेविटेशन पढ़ा है तो ग्रेविटेशन के पूरे कॉन्सेप्ट एज इट इज यहाँ पे यूज होते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड ब्रांच जो जाता है वो है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अब यहाँ पे डायनेमिक्स वर्ड जुड़ा है, मतलब अब जो मेरा चार्ज होगा वो रेस्ट पे नहीं रहेगा, मूविंग रहेगा। तो जो मूविंग चार्ज होता है वो अपने अगल बगल क्या क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी क्रिएट करता है। तीन चीज ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, तो इसमें कुछ फिनोमिना है, जैसे मैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। फिर इस इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को हम तीन पार्ट में कैटेगरी करेंगे, डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हमारा चार्ज क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो पहली कैटेगरी होगी जो चार्ज मूव कर रहा है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो हम लोग एक चार्ज जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डीसी करंट। जो चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा उसको बोलेंगे डीसी करंट। तो हम लोग पहले डीसी करंट के बारे में पढ़ेंगे, उसमें चैप्टर अब नंबर 3 आएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे हम लोग क्या मान के चलेंगे, कांस्टेंट करंट है, स्टेडी करंट, दैट इज डीसी करंट है। इसके बाद जो दूसरा है कि इस कांस्टेंट वेलोसिटी से जो चार्ज मूव करेगा वो अपने अगल बगल क्या क्रिएट करेगा, एक स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा या इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि करंट क्या है, स्टडी है, तो अपने अगल बगल क्या वो स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। इसलिए इस ब्लॉक का जो नाम लिया गया वो है मैग्नेटोस्टैटिक, मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्टैटिक रहेगी। ठीक है, चेंज नहीं होगा समय के साथ। तो यहाँ पे हमको पता है कि जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा चार्ज तो कोई भी रेडिएशंस नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगे, वो जब आप चैप्टर खत्म कर लेंगे तो उसके बाद। तो यहाँ पे हमारे पास दो चैप्टर्स आते हैं, चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। थर्ड कैटेगरी में हम लोग इसको डिवाइड करेंगे मैग्नेटोडायनेमिक्स। अब यहाँ पे डायनेमिक्स वर्ड आ गया है, तो यहाँ पे हमने देख रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो समय के साथ क्या होगी, चेंज होगी। या मैं इनडायरेक्टली बोलूं, जो मेरा चार्ज है वो एक्सिलरेटेड चार्ज होगा। इसका मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं मूव करेगा। तो जब एक एक्सिलरेटेड चार्ज मूव करता है तो अपने अगल बगल इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी क्रिएट करता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे बोला मेरा टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, तो करंट वेरी कर रहा होगा। तो जब करंट वेरी करता है समय के साथ, कांस्टेंट नहीं रहता, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। तो यहाँ पे कुछ चैप्टर आएगा, जैसे चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जहां पे हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट या इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है, या मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम लोग एक चार्ज को मूव करें तो क्या फर्क पड़ता है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ेंगे। फिर आपने देखा चैप्टर 7 में हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर चैप्टर 8 में हमारा आ जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो मैंने बोला कि एक एक्सिलरेटेड चार्ज अपने अगल बगल रेडिएशन भी देता है। जैसे कि सूरज की जो रोशनी है वो हम तक पहुंचती है, जो सूरज की रोशनी होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। तो वो कैसे ट्रेवल करता है, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, वो सारा चीज हम इसमें पढ़ेंगे। तो ये पहला पार्ट ओवर है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं हम लोग, पार्ट 2 दैट इज ऑप्टिक्स रहेगा। ऑप्टिक्स को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे, एक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और एक रहेगा फिजिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लोग मान के चलेंगे जो लाइट है वो कैसे चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में एज अ रे, इसीलिए इसका नाम क्या पढ़ेंगे, रे ऑप्टिक्स भी रहता है। चैप्टर का आप नाम देख रहे हैं, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। फिनोमिना जैसे रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है, ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे रेनबो कैसे बनता है, ये सारी चीज इसी में आती है। फिर नेक्स्ट पार्ट है इसका फिजिकल ऑप्टिक्स है। इसमें हम लोग वेव नेचर ऑफ लाइट पढ़ेंगे। जैसे पहले पार्ट में हमने बोला कि लाइट कैसा चलता है, स्ट्रेट लाइन एज अ रे, बट लाइट जो है उसके पास वेव नेचर भी रहता है। तो ये चीजें हम लोग कहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, वेव ऑप्टिक्स में। यहाँ पे फिनोमेना पढ़ेंगे जैसे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। जैसे हम लोग चश्मे पहनते हैं, मूवीज देखने जा रहे थे तो वो पोलराइड ग्लासेस होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे क्या होता है, कैसे होता है, उस चैप्टर में हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो ऑप्टिक्स पार्ट 2। पार्ट 3 में आ जाता है मॉडर्न फिजिक्स में। बेसिकली मॉडर्न फिजिक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे लेटेस्ट पार्ट में डिस्कवर हुए। लेटेस्ट पार्ट का ये मतलब नहीं कि कल ही डिस्कवर हुए हैं, बट ये रिसेंट हमारे टाइम्स में डेवलप हुआ, इसीलिए इसको हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में डालते हैं।
और बहुत सारे जो लॉज हैं वो क्लासिकल फिजिक्स से हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उनको हमको एटॉमिक या सब एटॉमिक लेवल पे समझना पड़ता है। तो वो हम लोग कहाँ पे पढ़ते हैं, मॉडर्न फिजिक्स में। तो मॉडर्न फिजिक्स में हमारे 4 चैप्टर रहेंगे, दैट इज डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। यहाँ पे हम वेव पार्टिकल डुअलिटी की, लाइट के पास 2 नेचर है, पार्टिकल नेचर भी है, वेव नेचर भी है। तो वो हम लोग यहाँ पे जो मेजर फिनोमिना है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्या होता है वो एक्सप्लेन करेंगे। नाम से क्लियर है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। उसके बाद चैप्टर 12 में हम लोग एटम्स को पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या है। यहाँ पे हम बोहर मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जिसपे मैक्सिमम क्वेश्चंस मिलते हैं। उसके बाद हम आते हैं चैप्टर 13 दैट इज न्यूक्लियाई में। यहाँ पे हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे कि न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी अभी तो मतलब हटा दिया गया, बट एडवांस जेई एडवांस में है, तो उसी में हम लोग देखेंगे क्या होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होते हैं। तो ये सारी चीजें हम कहाँ पे पढ़ेंगे कि बाइंड क्यों रखता है न्यूक्लियर फोर्स, किस वजह से, क्या उसमें कंडीशंस होती है, ये सारी चीजें हम न्यूक्लियर में पढ़ेंगे। फिर आता है चैप्टर 14 दैट इज सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। सेमीकंडक्टर जो मटेरियल होता है वो काफी मतलब मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है। उसमें हम करंट को अपने हिसाब से हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो उसकी बड़ी खासियत होती है। तो जब हम वो चैप्टर पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर, तो वहां पे समझेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर क्या है, कैसे वर्क करता है, ठीक है, लॉजिक गेट्स है, कैसे वो लॉजिक लगाता है, ये सारी चीज हम सॉरी सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे। फिर लास्ट का थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल स्किल है, जहाँ पे कुछ हमारे क्या कहते हैं आपके एक्सपेरिमेंट के ऊपर कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको अलग से कवर कर दूंगा। जैसे वर्नियर कैलिपर हो गया, स्क्रू गेज हो गया, तो वो हम लोग उसको अलग से रखेंगे। तो ये ओवरऑल पिक्चर था जो आप पूरे फिजिक्स में यहाँ पे हमारे साथ पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पे एक चीज बोलना चाहता हूँ कि मैंने अपनी पढ़ाई के दौरान ये महसूस किया है कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे चीजों को, उतना ज्यादा स्ट्रांग होता जाता है। बस एक ही चीज रिक्वायरमेंट है फिजिक्स में, अगर आपको अच्छे से समझना है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम बीट करना है, तो आप पहले कॉन्सेप्ट पढ़िए और बहुत सारे सवाल लगाइए। और सवाल जो है आप सबसे पहले ट्राई करिए PYQ। अगर आपका PYQ से कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहा है तो किसी और जगह से क्लियर नहीं होगा। अगर आप PYQ लगा लेते हैं पिछले कई सालों के, तो जो कॉन्सेप्ट बार बार पूछे जा रहे हैं, तो आपको ये भी पता होगा कि कौन से कॉन्सेप्ट को हमको अच्छे से पढ़ना है। तो मेरी रिकमेंडेशन है, आप केवल PYQ लगा के जाइए एग्जाम में। जिस दिन आप पूरा PYQ लगा लेते हैं और आपके पास समय बचता है, तब फिर आप अपने कोचिंग के मॉड्यूल, डिफरेंट टेस्ट, ये जो भी आपको अलग से जो भी मटेरियल मिलता है, बहुत सारी बुक्स है, सेंगेज है, बहुत एडवांस बुकें हैं। तो जिस दिन आप PYQ लगा लेते हैं, PYQ पूरा सॉल्व हो जाता है, उसके बाद आपके पास और टाइम बचता है, तो फिर आप बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग सोर्सेज से लगा सकते हैं। पहली प्रायोरिटी पे आप क्या रखेंगे, दैट इज PYQ क्वेश्चन, ओके। तो मैं अब ये लेक्चर जो है, लेक्चर क्या कहूँगा, ये इंट्रोडक्शन समाप्त करना चाहूंगा। उसके लिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एक चीज, जैसे मैं यहाँ एक मूवी है KGF, वन ऑफ द मतलब मेरी सबसे पसंदीदा मूवी है, और इसका कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद आया था कि ये क्या कहने की कोशिश करता है। यहाँ पे एक लाइन बहुत अच्छी बोली गई थी, दैट इज हिस्ट्री टेल्स अस दैट पावरफुल पीपल कम फ्रॉम पावरफुल प्लेसेस, हिस्ट्री वाज रॉन्ग, पावरफुल पीपल मेक प्लेसेस पावरफुल। आप किसी भी अच्छे टीचर्स के पास पढ़े, मेन उसमें क्या होता है, आपकी मेहनत क्या है। ये नहीं कि मैं किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में पहुंच जाऊं, बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूट है, तो पिन पॉइंट के कि मैं यहां जाऊंगा तभी मेरा सिलेक्शन होगा, ये कोई गारंटी नहीं है। अगर ऐसा होता तो सारे बच्चे जो उस अच्छे इंस्टीट्यूट में पहुंचते, तो सबका सिलेक्शन होना चाहिए था कि वो जगह बहुत अच्छी है, पावरफुल, ठीक है। बट हमें पता है कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्टूडेंट की मेहनत ज्यादा है, टीचर की मेहनत कम है। टीचर सभी अच्छा पढ़ा रहे हैं, जैसे मैंने कुछ स्टार्टिंग में टीचर्स के नाम लिए, तो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हैं। और अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं उनके साथ, तो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम कभी नहीं निकलेगा। तो इसीलिए ये लाइन है, पावरफुल पीपल मेक प्लेसेस पावरफुल। वो जो इंस्टीट्यूट आज बना है, उसको किसने बनाया है, बच्चों ने बनाया है। जो अच्छे बच्चे वहां जाके पहुंचे हैं, जिनको टीचर का गाइडेंस मिला है कि कैसे तैयारी करनी है, तब जाके वो इंस्टीट्यूट बना। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, आप जहां पे भी हैं, जिस जगह पे भी हैं, अपने ऊपर मेहनत करिए, ठीक है। आई होप ये मैसेज क्लियर हुआ होगा आपको। चलिए एंड करते हैं, और एंड करते हैं एक अच्छे लाइन से, कोट से, दैट इज लेट्स मीट अगेन। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग दिस इंट्रोडक्शन लेक्चर। इसके बाद जो स्लाइड आएगी या जो लेक्चर आएगा, वो बेसिक मैथमेटिक्स में आएगा, और हम अपनी जर्नी स्टार्ट कर देंगे फिजिक्स लर्न करने में। धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं फिर से दोबारा, ओके।